आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। इसका हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, यानी नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। तो ये बुक स्टार्ट करने से पहले हम ये बुक क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर न्यूक्लियर के बारे में स्टडी की जाती है। यानी हम इस बुक के अंदर क्या पढ़ते हैं, नाभिक की संरचना और उसके विभिन्न घटकों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम नाभिक की संरचना और उसके विभिन्न घटक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब न्यूक्लियर से हम आगे चलते हैं, तो जो बेसिक टर्म्स है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हम 11th-12th लेवल पे पढ़ चुके हैं वो चीज मैं आपको वापस रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास एटम। एटम यानी परमाणु। परमाणु क्या होता है? सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है जिसको हम अदर और पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर यानी नाभिक। नाभिक क्या होता है? हर परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और नाभिक के अंदर हम सब जानते हैं कि क्या स्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर स्थित होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ये सेंटर के अंदर हमारा नाभिक होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ये हमारा नाभिक होता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ न्यूक्लियर, नाभिक के प्रकार। तो नाभिक कितने तरह के होते हैं? नाभिक दो तरह के होते हैं, स्टेबल यानी स्थायी नाभिक और सेकंड होता है रेडियो एक्टिव नाभिक। तो स्टेबल नाभिक क्या होता है? ऐसा नाभिक जिसके अंदर अनंत काल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जो टाइम के रेस्पेक्ट जिसका जो नाभिक है वो स्थायित्व ग्रहण करके रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस ना हो, इस प्रकार के नाभिक को कहा जाता है स्थायी नाभिक। सेकंड जो नाभिक होता है वो होता है रेडियो एक्टिव नाभिक। रेडियो एक्टिव नाभिक क्या होता है? रेडियो एक्टिव नाभिक ऐसा नाभिक जो टाइम के साथ विघटित होता जाए, यानी स्वतः विखंडन जो होता है उस चीज को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव नाभिक कहते हैं। यानी ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेबल रहेगा और ये जो नाभिक है अपना वो टाइम के साथ विघटित होता जाएगा। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। आगे हम आते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है? मिनिमम एनर्जी, परमाणु के पास जो मिनिमम एनर्जी वाली स्टेज होती है वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। यानी जब परमाणु G=0 स्टेट में है तो वो उसकी मूल अवस्था कहलाएगी, लेकिन जैसे ही इसने कुछ ऊर्जा ग्रहण की, ऊर्जा लेने के बाद ये क्या करेगा? वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उछलना स्टार्ट कर देगा। तो ये मूल स्टेट से कहाँ चलेगा? ऊपर वाली स्टेट के अंदर चले जाएगा, आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टेट है। तो वो सारी स्टेट जो है G=0 के अलावा वो सारी स्टेट क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो मूल अवस्था G=0 और G= जो भी है आपकी 1 2 3 वो सब आपका क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। अब हमें नाभिक के बारे में पूरा अध्ययन करने के लिए कुछ बेसिक चीज है जिनका पता होना चाहिए, जैसे द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आवेश संख्या या प्रोटॉन क्रमांक क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान, प्रचक्रण, त्रिज्या और मेन है कि पेरिटी। पेरिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और ए हमें क्या देता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या देता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ZXA। यदि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लिथियम का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? ए का जो मान है वो मेरे पास है 7, यानी ए किसका मान दे रहा है? P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। और Z क्या है यहाँ पे? Z हमारे पास होता है परमाणु क्रमांक। तो जो प्रोटॉन का मान है वो हमारे पास यदि 3 है तो न्यूट्रॉन का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 - 3 दिस इज इक्वल टू 4। तो ये हमें दे दिया, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, तो ए टोटल क्या हो गया? 7, 3 + 4 दिस इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास ए क्या देता है? P+N की वैल्यू देता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, जिसको प्रोटॉन संख्या भी बोला जाता है, इसको आवेश संख्या भी बोला जाता है। Z क्या होता है? ये डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन रहती है इस फॉर्मूले के थ्रू, तो Z का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि
कि यदि आपको A पता है, Z पता है, तो आप किसका नाम नंबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो। यहाँ पे A और Z आपको पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास आती है द्रव्यमान। जो परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले क्या माना गया, एक साइंटिस्ट थे ओस्टन, उन्होंने ये बोला कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन एटम के तुल्य होता है, यानी H2 का जो द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। लेकिन 1961 के अंदर जो ओस्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने तो क्या कहा कि जो द्रव्यमान होता है तो H2 एटम के इक्वल होगा। लेकिन 1961 के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय नीति अपनाई गई, अंतरराष्ट्रीय संधि जो दी गई 1961 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होगा, C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12, यानी जो C12 परमाणु का द्रव्यमान है उसका 12वां भाग। तो यदि आप ये C12 परमाणु का जो द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो इस चीज को क्या कहा गया, 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमें याद रखना है, या इसको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखना चाहें तो वो होगा 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये आपको याद रखनी है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आता है पेरिटी। पेरिटी क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स हमारी से थर्ड बुक है इस थर्ड ईयर के अंदर, वहां पे एक अवस्था फलन की जरूरत होती है। अवस्था फलन या वेव फंक्शन जिसको बोला जाता है पेरिटी। क्वांटम मैकेनिक्स में अवस्था फलन, वेव फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं साई से। साई की जरूरत पड़ती है। साई क्या दिखाता है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन यानी आर, जो किस पे पोजीशन आर को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, डायरेक्शन से, तो XYZ डायरेक्शन, और किस पे डिपेंड करता है, T पे। तो पेरिटी क्या है, किसी भी परमाणु की अवस्था को डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन है जिसको अवस्था फलन या तरंग फलन भी कहा जाता है। इसको साई से डिनोट करते हैं, और साई किस किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन आर पे। आर पोजीशन मतलब XYZ, और किस पे डिपेंड करेगा, टाइम T। तो यदि हमें पेरिटी यहाँ पे निकालनी है किसी भी परमाणु की, तो पेरिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, यदि किसी भी फंक्शन के अंदर x को -x से, y को -y से और z को -z से हम यदि डिफाइन कर दे यानी रिप्लेस कर दे, तो ये मान लिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो इस कंडीशन में जो साई है XYZ, उसकी दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन कि आपने इसको रिप्लेस किया माइनस 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 से, ये वापस आपको एज इट इज XYZ ही मिलता है, या साई को आपने जब रिप्लेस किया -x -y -z से, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके हमें फंक्शन मिल गया -साई XYZ। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। यदि हमने ये ऑपरेटर ऑपरेट किया तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये तो अवस्था समीकरण कहलाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो है एज इट इज रिप्लेस करने के बाद हमें वही फंक्शन मिला, तो ये क्या कहलाएगी, सम पेरिटी कहलाएगी। लेकिन यदि -1 से मल्टीप्लाई होके हमें फंक्शन मिला तो वो क्या कहलाएगी, हमारी विषम पेरिटी कहलाएगी। तो हमें ये चीज याद रखनी है। पेरिटी पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सम और विषम पेरिटी निकालने के लिए। तो यदि आपके पास माइनस सिंबल से XYZ को रिप्लेस करने के बाद भी जो फंक्शन है वो एज इट इज रहता है y साई XYZ, तो वो कहलाएगा अपना सम पेरिटी। और यदि वो -1 से मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम पेरिटी। तो ये चीज हमें याद रखनी है, सम पेरिटी और विषम पेरिटी क्या होती है,
और हम कैसे इसको सम या विषम बोलेंगे, सिर्फ सिंबल का हमें यहाँ पे ध्यान रखना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नाभिकीय अवस्था में पेरिटी। क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाभिकीय अवस्था में जो पेरिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय अवस्था में पेरिटी। इसको कैपिटल P से डिफाइन किया जाता है। P स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 या P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ±1। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी पेरिटी हमेशा +1 मानी गई है। +1 यानी सम पेरिटी मानी गई है। तो ये हमें याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पेरिटी क्या होती है, सम पेरिटी होती है। लेकिन यदि हमें किसी अन्य परमाणु की पेरिटी निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू -1 की पावर L। L यहाँ पे क्या होता है, कक्षीय क्वांटम संख्या या एंगुलर क्वांटम नंबर। कक्षीय क्वांटम संख्या ये हमारे पास होता है L। तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे, एक एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कक्षक में भरा जाता है sp df। यहाँ L का जो मान होता है वो s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 and 3। तो हमने यही एग्जांपल लिया 3Li7। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम का वो कहाँ भरा जाता है, p कक्षक के अंदर भरा जाता है। p कक्षक में भरा जाता है। हमें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता करना होता है कि जो भी एटम हम लेके चल रहे हैं उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा के अंदर भरा जाएगा। तो यहाँ p कक्षा के अंदर भरा जा रहा है, p कक्षक में भरा जा रहा है, तो p के लिए L का मान क्या है 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो p इक्वल टू फॉर्मूला है अपना -1 टू पावर L और p इक्वल टू 1 रहेगा L के लिए तो 1। तो आपके पास जो पेरिटी सोल्व आउट हो गई वो क्या निकला -1। यानी लिथियम की जो पेरिटी होती है वो क्या कैलकुलेट की आपने, विषम पेरिटी होती है। या इसी तरह से हम ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सॉरी ऐसा कोई परमाणु लेते हैं जिसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो d में भरा गया है, d कक्षक में। तो यहाँ d कक्षक में जब भरा जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा -1, L इक्वल टू 2, तो -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 जब आपके पास आएगी तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो पेरिटी आएगी वो पेरिटी क्या आएगी, सम पेरिटी आएगी। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस है। पेरिटी हम कैसे निकालते हैं और जो बेसिक चीज थी हमारी वो हमने इसमें पढ़ी। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और संलयन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। तो ये हमारा बेसिक है, वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।